पश्चात वह अनंत परम मीनार के ऊंचे मंच पर स्थित स्थानांतरण व्यूह की ओर उड़ गई। झरने से पानी लाने के लिए प्राचीन महाद्वीप की ओर लौट गई। आह, क्या बुरी किस्मत है! इस मूर्ख नन्ही चिड़िया ने वास्तव में मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। लगता है अगली बार जब मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे और सावधान रहना होगा। नीले वस्त्र वाले लड़के ने आह भरी। अपना सिर हिलाते हुए उसने नीलिमा को स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से गायब होते देखा। फिर उसने अपना आलस्य त्याग दिया और तुरंत अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के अन्य हिस्सों में नए उपजाऊ खेतों की खेती शुरू कर दी। नागदंत चावल के रोपण क्षेत्र का विस्तार किया। हालांकि नागदंत चावल का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्राचीन महाद्वीप के झरनों के पानी से सिंचा जाता था, लेकिन बाकी जो अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में उगाया जाता था और मिट्टी और प्रचुर तारों की रोशनी को सोखता था, वह साधारण नागदंत चावल की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। विराट कभी कभी इस नागदंत चावल को पूरक भोजन के रूप में खाता था, इसलिए यदि उसने नागदंत चावल के रोपण क्षेत्र का विस्तार किया तो विराट केवल खुश होगा और उसे दोष नहीं देगा। दक्षिणी महाद्वीप औषधि कार्यशाला। जुबैदा के रस विद्या कक्ष में 3 महिलाएं, एक वयस्क और 2 बच्चे एक बड़े बिस्तर पर लेटे हुए थे। उबासी! जुबैदा की पलकें फड़फड़ाईं। उसने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली, बिस्तर से उठी और अपनी नींद से भरी आंखों को मला। मैं कहां हूं? मुझे नींद कैसे आ गई? जुबैदा ने खाली आंखों से देखा। उसका दिमाग अभी भी थोड़ा भ्रमित था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह अभी भी परिचित वातावरण में थी, अपने खुद के रस विद्या कक्ष में, और उसके बगल में 2 छोटी लड़कियां रूहानी और वान्या थीं। दोनों छोटी लड़कियां अभी भी गहरी नींद में सो रही थीं। जुबैदा ने अपना सिर हिलाया। उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा था और आखिरकार उसे याद आया कि क्या हुआ था। बात यह थी कि वह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की सुगंध से नशा कर बैठी थी जिसे उसने बनाया था। होश में आने के बाद जुबैदा बिस्तर से उठी और अंगड़ाई ली। उसी क्षण उससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकली। तभी जुबैदा को एहसास हुआ कि उसकी खेती वास्तव में अर्ध आरोहण लोक तक पहुंच गई थी। सिर्फ एक रात की नींद ने उसकी खेती को एक स्तर बढ़ा दिया था। जबकि जुबैदा अपनी खेती में अचानक वृद्धि से कुछ हद तक हैरान थी, रस विद्या कक्ष में अचानक एक आकृति दिखाई दी। निर्मल अवतार विराट। जुबैदा, तुम आखिरकार जाग गई। विराट ने जुबैदा को खुशी और लाचारी के मिश्रण के साथ देखते हुए कहा। जुबैदा काफी समय तक सोई थी। विराट, मैं कितनी देर सोई हूं? जुबैदा ने विराट को देखते हुए पूछा। तुम पूरे 1 साल से सो रही हो, विराट ने जवाब दिया। क्या? मैं पूरे 1 साल सोई हूं? जुबैदा ने आश्चर्य से चिल्लाया। क्या मैं सच में इतनी देर सोई? तुम्हें क्या लगता है? निर्मल अवतार विराट ने उसकी ओर देखा और कुछ हद तक लाचारी से कहा। तुम्हारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक है। बस सुगंध ने ही तुम्हें 1 साल तक नशे में रखा। क्या तुमने किसी से प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का परीक्षण करवाया है? जुबैदा ने जल्दी से पूछा। हाँ, करवाया है। विराट ने सिर हिलाया। और प्रभाव कैसा था? जुबैदा ने जल्दी से पूछा। वह अपनी उत्कृष्ट कृति के प्रभावों को लेकर बहुत चिंतित थी। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, निर्मल अवतार विराट ने कहा। दिव्य पवन महल की एल्डर योगिता, जो एक अर्धदिव्य विकास लोक विशेषज्ञ है, प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक लौकी भरकर पीने के बाद पूरे 1 महीने तक नशे में रही थी, लेकिन जागने के बाद उनका कल्टीवेशन स्तर काफी बढ़ गया। तुम्हारी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा शायद सिर्फ नागदंत चावल और प्राचीन महाद्वीप जल से दर्जनों गुना अधिक प्रभावी है। बेशक, जुबैदा ने गर्व से कहा। नागदंत चावल और प्राचीन महाद्वीप जल के अलावा जो तुमने मुझे दिया था, मैंने इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बनाने के लिए 81 दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी मिलाई थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन दिव्य धारा मदिरा इतनी शक्तिशाली है, निर्मल अवतार विराट ने एहसास के संकेत के साथ कहा। दूसरे शब्दों में, केवल प्राचीन महाद्वीप जल और उस पानी से उगाए गए नागदंत चावल का उपयोग करके इतनी शक्तिशाली शराब नहीं बनाई जा सकती थी। यह पता चला कि जुबैदा ने उन 2 सामग्रियों के अलावा कुल 81 दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिलाई थीं। जुबैदा, क्या तुम इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बनाना जारी रख सकती हो? निर्मल अवतार विराट ने जल्दी से पूछा। बेशक, लेकिन हमें इन 2 छोटी लड़कियों के जागने का इंतजार करना होगा। मुझे उनकी मदद चाहिए। मैं यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा अकेले नहीं बना सकती। जुबैदा ने रूहानी और वान्या की ओर इशारा किया, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थीं। मुझे बनाने की विधि बताओ और मैं इसे बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा, निर्मल अवतार विराट ने कहा। विराट, क्या तुम अब इतने खाली हो? जुबैदा ने उत्सुकता से पूछा। इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बनाने में पूरा 1 साल लगता है। मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी होगी और मैं एक पल के लिए भी अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकती। एक बार बनाना शुरू हो गया तो तुम्हें पूरे 1 साल तक मेरे साथ रहना होगा। क्या तुम वाकई इसे बनाना शुरू करना चाहते हो? निर्मल अवतार विराट यह सुनकर अकड़ गया। उसने सावधानी से पूछा। इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बनाने में वास्तव में पूरा 1 साल लगता है और मैं कुछ किए बिना नहीं जा सकता। बेशक, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की स्प्रिट वाइन बनाना इतना आसान है? जुबैदा ने चिढ़कर कहा। बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। अगर मैं आधे रास्ते में छोड़ देती हूं तो एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। यह इतना बुरा नहीं होगा अगर स्प्रिट वाइन का केवल एक बैच बर्बाद हो जाए, लेकिन सबसे बुरी बात विस्फोट होगी। खैर, तो फिर रहने दो। चलो रूहानी और छोटी वानिया के जागने तक इंतजार करते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। निर्मल अवतार विराट ने अपने होंठ सिकोड़े माफी मांगते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वह संभवतः पूरे 1 साल तक रस विद्या कक्ष में नहीं रह सकता था। तलवार संप्रदाय के वास्तविक शासक के रूप में उसे कई मामलों को संभालना था। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए वह 1 साल तक पूरी तरह से छिपे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता था, खासकर अब जब तलवार संप्रदाय तेजी से विकास का अनुभव कर रहा था। कई मामलों, विशेष रूप से दिव्य पवन महल के साथ सहयोग के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। मुझे पता था कि तुम ईमानदार नहीं थे। जुबैदा ने नाक सिकोड़ी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी करो और चले जाओ। मेरे रास्ते में मत आओ और मेरी रस विद्या में देरी मत करो। यदि विराट का असली रूप यहाँ होता तो जुबैदा स्वाभाविक रूप से चाहती कि वह उसके साथ अधिक समय बिताए, लेकिन यह केवल विराट का निर्मल अवतार था और जुबैदा को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसके सामने मंडराता विराट का निर्मल अवतार केवल उसकी मन की शांति भंग करता था और उसे परेशान करता था। जुबैदा की बातें सुनकर निर्मल अवतार विराट अब रस विद्या कक्ष में नहीं रुका। वह एक फ्लैश में गायब हो गया। विराट अब पूरी तरह से समझ गया था कि उसके क्लोन, चाहे वह निर्मल अवतार हो या स्वर्ण ड्रैगन अवतार, जुबैदा और यामिनी द्वारा नापसंद किए जाते थे। केवल जब उसका असली रूप उनके सामने आता था तभी वे ऐसा उग्र उत्साह दिखाते थे। जुबैदा के जागने के 1 महीने बाद रूहानी और वान्या भी अपनी नींद से जागी। जागने पर उन दोनों ने 2 लोगों को तोड़ दिया। महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई। जैसे ही दोनों लड़कियां जागीं, निर्मल अवतार विराट तुरंत जुबैदा के दरवाजे पर आया। उसे प्राचीन दिव्य धारा मदिरा बनाना शुरू करने का आदेश दिया, जबकि रूहानी और वान्या को स्वाभाविक रूप से फिर से श्रम के लिए भर्ती कर लिया गया। युमेश शाही शहर, दिव्य पवन महल निवास। विराट अपने कमरे में लौटा, अनंत परम मीनार को बुलाया और अपनी साधना शुरू करने का इरादा रखते हुए मीनार के दूसरे स्तर में चला गया। हालांकि दूसरे स्तर में प्रवेश करने पर उसने देखा कि तारों की रोशनी मंद हो गई थी। आकाश की ओर देखते हुए उसने देखा कि 33वां तारा जो जलाया गया था काफी धुंधला हो गया था। इसने उसे हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था कि तारों की रोशनी हाल ही में बहुत तेजी से ऊर्जा की खपत कर रही थी। फिर उसने तारों भरे आकाश के नीचे नागदंत चावल के प्रतीत होने वाले अंतहीन खेतों पर नजर डाली। हरे वस्त्र वाले लड़के ने फिर से रोपण क्षेत्र का विस्तार किया था और लहलहाते चावल के पौधे लालच से प्रचुर तारों की रोशनी को सोख रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तारों की रोशनी इतनी तेजी से ऊर्जा की खपत कर रही थी। हरे वस्त्र वाला लड़का लगातार रोपण क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। नागदंत चावल का रोपण क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतनी ही तेजी से वह तारों की रोशनी को सोख लेगा। विराट इससे काफी खुश था। वह स्वाभाविक रूप से खुश था कि नीले वस्त्र वाला लड़का नागदंत चावल के रोपण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार था। हालांकि विराट थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। यह नीले वस्त्र वाला लड़का इतना मेहनती और सक्रिय कब से हो गया? क्या इस आलसी साथी ने अपना स्वभाव बदल लिया था? विराट ने तारों की रोशनी के नीचे चावल के खेतों में व्यस्तता से काम कर रहे नीले वस्त्र वाले लड़के को देखा और चुपके से सिर हिलाया। इस लड़के का हालिया प्रदर्शन वास्तव में काफी अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे इनाम के रूप में प्राचीन वीरान महाद्वीप से और अधिक झरने का पानी दे सकता है। विराट इस मामले पर अब और नहीं रुका। उसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर निकाले और 33वें तारे को पूरी तरह से फिर से जला दिया। 33वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के बाद विराट ने एक पल के लिए सोचा,
तारे की ऊर्जा खपत दर को देखते हुए यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर वह इसे समय पर फिर से नहीं भर सका और यह गलती से फिर से बुझ गया तो यह एक गंभीर समस्या होगी। यह सोचकर विराट ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें सोखने के लिए अनंत परम मीनार को खिलाया। 34वें तारे को रोशन करना शुरू किया। 34वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने में पूरे 25.6 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर लगे। 34वें तारे के पूरी तरह से रोशन होने के बाद दुनिया में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में 6400 गुना अधिक प्रभाव तक पहुंच गई। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का मरम्मत किया गया क्षेत्र भी आकार में दोगुना हो गया, जो 200 ट्रिलियन ली के दायरे तक पहुंच गया, जो पूरे युमेश राजवंश के आकार से 2 गुना विशाल क्षेत्र था। विराट ने 34वें तारे से एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त की। इस बार विरासत में मिले ऋण व्यूह में विभिन्न मायावी व्यूह शामिल थे। यह मायावी व्यूह विरासत वास्तव में सर्वपथ मूल व्यूह विरासत की दूसरी परत है। विराट ने पहले लौह पर्वत संप्रदाय के योद्धाओं से निपटने के लिए युमेश शाही शहर में जो मायावी व्यूह स्थापित किया था वह बिल्कुल भी उच्च स्तरीय मायावी व्यूह नहीं था। वह केवल व्यूह में सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक से मायावी तकनीकों का एकीकरण था। यह नई मायावी व्यूह विरासत उससे कहीं अधिक उन्नत है, जो विराट ने खुद सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक को शामिल करके बनाई थी। विराट तारों भरे आकाश के नीचे पालथी मारकर बैठ गया, चुपचाप उस व्यूह विरासत को पचा रहा था और समझ रहा था जो उसे अभी मिली थी। दूर हरे वस्त्र वाले लड़के ने यह दृश्य देखकर चुपके से राहत की सांस ली। बेशक उसका तरीका काम कर गया। नागदंत चावल के रोपण क्षेत्र का विस्तार करके वह उस अतिरिक्त प्राचीन वीरान महाद्वीप के झरने के पानी से अनंत परम मीनार द्वारा खपत की गई ऊर्जा को छिपा सकता था, जिसे नीलिमा वापस लाई थी। इस विधि के साथ वह अब आत्मविश्वास से प्राचीन वीरान महाद्वीप के झरने के पानी का एक हिस्सा चुरा सकता था और जमा कर सकता था। नीले वस्त्र वाले युवा लड़के ने नागदंत चावल के खेतों के प्रतीत होने वाले अंतहीन विस्तार पर फिर से नजर डाली। अपने आप में सोच रहा था कि यह खेत काफी बड़ा नहीं था, उसे इसके आकार को दोगुना करने की जरूरत थी। वह अपनी सुविधा के लिए इसे अपने छोटे से क्षेत्र में बदलना चाहता था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ नागदंत चावल लगाना बाएं हाथ का खेल था। वह आसानी से 100 या 1000 गुना बड़े खेत का प्रबंधन कर सकता था। दोगुना तो छोड़ ही दो, वह ऐसा करने के लिए बस बहुत आलसी था। वह एक शक्तिशाली प्राचीन दिव्य तलवार विराट द्वारा मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नीले वस्त्र वाला युवा लड़का ऐसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन विराट द्वारा मजबूर किया गया था। इसलिए जब तक उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती वह रोपण क्षेत्र का विस्तार करने की जहमत नहीं उठाता। अपने हाथ की एक लहर के साथ अनगिनत तलवार की रोशनी उसकी पकड़ से उड़ गई। लगातार उसके सामने मिट्टी को पलट रही थी। एक नई उपजाऊ भूमि की खेती करना शुरू कर दिया। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। जब विराट युद्ध ड्रैगन मुट्ठी का अभ्यास कर रहा था तो अचानक दूर से प्रकाश की एक किरण आकाश में चली गई। चौंककर विराट ने तुरंत अपना अभ्यास रोक दिया और प्रकाश के स्रोत की ओर उड़ गया। जहां प्रकाश बढ़ रहा था उस स्थान पर पहुंचकर विराट ने पाया कि इस तीव्र प्रकाश का स्रोत कोई और नहीं बल्कि रक्त देवता महल था। नीले वस्त्र वाला युवा लड़का जो दूर तलवार की रोशनी का उपयोग करके खेत जोत रहा था, वह भी एक फ्लैश में विराट के बगल में दिखाई दिया। अरे विराट, इस रक्त देवता महल ने वास्तव में जादुई कलाकृतियों की आत्माओं को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। नीले वस्त्र वाले युवा लड़के ने आश्चर्य से कहा, रक्त देवता महल पर एक नजर डालते हुए। यह सुनकर विराट हक्का बक्का रह गया। वह नीले वस्त्र वाले लड़के की ओर मुड़ा और पूछा, नाग, क्या तुम कह रहे हो कि यह रक्त देवता महल तुम्हारे जैसी जादुई कलाकृति आत्मा को जन्म देगा? नीले वस्त्र वाला लड़का अकड़ गया। उसका चेहरा काला पड़ गया जब उसने कहा, विराट, तुम क्या सोच रहे हो? मैं एक शक्तिशाली प्राचीन दिव्य तलवार हूं। यह जीर्ण शीर्ण महल मेरी तुलना कैसे कर सकता है? इसने अभी अभी एक जादुई कलाकृति आत्मा को जन्म दिया है। इसमें अभी तक सच्ची बुद्धि भी नहीं है। अभी इसकी जादुई कलाकृति आत्मा एक नवजात शिशु से अलग नहीं है। ओह, तो यह बात है। विराट ने समझ में से हिलाया। वह विशाल रक्त देवता महल की ओर उड़ा और सावधानी से इसकी जांच की। उसने पाया कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की तारों की रोशनी से पोषित रक्त देवता महल की वास्तव में काफी मरम्मत की गई थी। यह देखकर विराट को खुशी की लहर महसूस हुई। यदि रक्त देवता महल की पूरी तरह से मरम्मत हो जाती तो उसके पास एक और आदि जादुई कलाकृति होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्त देवता मंदिर की जादुई कलाकृति की नवजात आत्मा ने उसे एक मजबूत आत्मीयता दिखाई। यह आत्मा नवजात होने के कारण अभी भी काफी अपरिपक्व थी और चूंकि इसकी पहली मुलाकात विराट से थी, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से उससे गहरा जुड़ाव महसूस करती थी। यह महसूस करते हुए विराट एक पल के लिए झिझका, फिर रक्त देवता मंदिर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। यह देखकर नवजात आत्मा ने न केवल उसे नहीं रोका बल्कि मंदिर के दरवाजे भी आसानी से खोल दिए, जिससे उसे प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। विराट ने सिर हिलाया। चूंकि आत्मा इतनी आज्ञाकारी थी, इसलिए उसे इसे पुरस्कृत करना चाहिए। उस विचार के साथ विराट रक्त देवता मंदिर से बाहर निकला। प्राचीन वीरान महाद्वीप से पानी की एक बोतल निकाली और जेड की बोतल से बड़ी मात्रा में पानी रक्त देवता मंदिर पर डाला। इस वीरान महाद्वीप पर झरने के चमत्कारों को महसूस करते हुए रक्त देवता महल खुशी से झूम उठा। उसका व्यवहार एक ऐसे बच्चे जैसा था जिसे कैंडी से पुरस्कृत किया गया हो। रक्त देवता महल की जादुई कलाकृति की आत्मा विराट पर और भी अधिक स्नेही और निर्भर हो गई। नीले वस्त्र वाले लड़के ने यह देखकर अवमानना में अपने होंठ सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसी बचकानी चालें इस्तेमाल करके विराट वास्तव में नीच था। बेशक उसने इन विचारों को केवल अपने आप में बुदबुदाने की हिम्मत की। कहीं ऐसा न हो कि विराट उसे बुरी तरह पीटे। यह देखकर कि रक्त देवता महल की जादुई कलाकृति की आत्मा को कितनी आसानी से धोखा दिया गया था, विराट खुशी से झूम उठा। वह धीरे धीरे आत्मा को जीतने के लिए इस विधि का उपयोग करेगा, जिससे वह स्वेच्छा से उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान सके। इससे इसे परिष्कृत करना बहुत आसान हो जाएगा। एक जन्मजात जादुई हथियार द्वारा अपने स्वामी को सक्रिय रूप से पहचानने और जबरन परिष्कृत किए जाने के बीच कठिनाई का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। सैद्धांतिक रूप से केवल दिव्य विकास लोक से ऊपर के योद्धाओं में जन्मजात जादुई हथियारों को परिष्कृत करने की क्षमता होती है, जब तक कि हथियार सक्रिय रूप से अपने स्वामी को नहीं पहचानता और स्वचालित रूप से रिफाइनर के साथ सहयोग नहीं करता। महारानी रेणुका उस जन्मजात लंबी तलवार के जादुई हथियार को परिष्कृत करने में सक्षम थी, क्योंकि उन्होंने इसे जन्मजात जादुई हथियार के रूप में पदोन्नत होने से पहले ही अपनी जन्मजात वस्तु में पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था, न कि इसके प्रचार के बाद। समय दिन ब दिन बीतता गया और दिव्य पवन महल के निवास में हर कोई चुपचाप साधना करता रहा, क्योंकि वह लगातार प्राचीन वीरान महाद्वीप के झरनों के पानी से उगाए गए नागदंत चावल खाती थी। इसलिए चंपा का कल्टीवेशन स्तर तेजी से बढ़ा। इसके अलावा वह अक्सर प्रशिक्षण के लिए प्राचीन वीरान महाद्वीप में जाती थी और एल्डर योगिता अक्सर व्यक्तिगत रूप से उसकी साधना का मार्गदर्शन करती थी, जिससे चंपा की युद्ध शक्ति अकल्पनीय रूप से तेजी से बढ़ी। दिव्य पवन महल के निवास के युद्ध कला प्रशिक्षण मैदान पर एक कानफोड़ू दहाड़ गूंज उठी जब एल्डर योगिता को चंपा की तलवार के प्रहार से 3 कदम पीछे धकेल दिया गया। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, एल्डर योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा स्वामिनी, अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ आप पृथ्वी योद्धा सूची में शीर्ष 10 में स्थान पाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। उसने स्वाभाविक रूप से अपने कल्टीवेशन स्तर को उनके मुकाबले के दौरान चंपा के बराबर करने के लिए दबा दिया था। बेशक हालांकि उसने अपनी खेती को दबा दिया था, लेकिन उसके असली तत्व और भौतिक शरीर की ताकत चंपा जैसे अर्ध आरोहण लोक योद्धा से कहीं अधिक थी। चंपा के लिए एक ही तलवार के प्रहार से उसे 3 कदम पीछे धकेलने में सक्षम होना पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। गुरु मां योगिता, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं, चंपा ने कुछ शर्माते हुए कहा। मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूं। जब तुम उस छोटे शैतान भैरव से दोबारा मिलोगी तो अपनी खुद की ताकत से ही, बिना किसी शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज की आवश्यकता के, तुम उसके खिलाफ मुश्किल से ही सही लेकिन टिक पाओगी। एल्डर योगिता ने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया। मुस्कुराते हुए कहा। चंपा को देखकर एल्डर योगिता आह भरे बिना नहीं रह सकी।
चंपा की युद्ध कला प्रतिभा आश्चर्यजनक थी, लेकिन किसने कल्पना की होगी कि वह सिर्फ एक दशक में अर्ध महान क्षेत्र से अर्ध आरोहण लोक तक पहुंच सकती है और उसकी युद्ध शक्ति इतनी तेजी से बढ़ेगी कि वह पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 10 विशेषज्ञों के साथ मुकाबला कर सके। और यह सब इसलिए था क्योंकि वह विराट से मिली थी। विराट के बारे में सोचते हुए एल्डर योगिता अपने पेट को रगड़ने से नहीं रोक सकी। उफ, उन्हें फिर से थोड़ी भूख लग रही थी। चंपा, बहुत देर हो चुकी है, चलो खाना खाते हैं, एल्डर योगिता ने चंपा से कहा। ठीक है गुरु मां योगिता, चंपा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। दोनों मुख्य प्रांगण के मुख्य हॉल की ओर एक साथ चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने प्रांगण में प्रवेश किया, उन्हें दूर से भोजन की एक नशीली सुगंध आई। इस सुगंध को सूंघते ही एल्डर योगिता का पेट अनैच्छिक रूप से गड़गड़ाया। एल्डर योगिता की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत चंपा का हाथ पकड़ा, जल्दी से मुख्य हॉल की ओर दौड़ पड़ी। उनके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज खाना था। अगर वह एक पल भी देरी से पहुंचती तो उन्हें शायद कई कटोरे कम खाने को मिलते। वह मूर्ख नन्ही चिड़िया और वह बेवकूफ बाघ खाने के मामले में उन पर कोई दया नहीं दिखा रहे थे। जब वे मुख्य हॉल में पहुंची तो एल्डर योगिता ने वास्तव में देखा कि नीलिमा और शार्दुल पहले से ही अपने चावल के कटोरे पकड़े हुए थे, पागलों की तरह अपने मुंह में चावल ठूंस रहे थे। लेकिन जब वह एल्डर योगिता से मिला तो उसे उन खबरों पर यकीन करना ही पड़ा। उसने सुना था कि एल्डर योगिता एक दशक पहले केवल आरोहण लोक के अंतिम चरण में थी, लेकिन अब बस 10 साल से कुछ अधिक समय में उन्होंने अर्ध दिव्य विकास लोक में कदम रख दिया था। इतना ही नहीं, एल्डर योगिता से जो दबाव उसे महसूस हो रहा था वह पशुपालन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख से भी थोड़ा अधिक लग रहा था। सिर्फ 10 साल में उन्होंने 2 लोगों को पार कर लिया था, आरोहण लोक के अंतिम चरण से